हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। जैसा कि सभी बच्चों को पता होता है कि पावर फैक्टर की परिभाषा क्या है, लेकिन उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का यह एक हमारा रजिस्टिव सर्किट है, जिसमें एक रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एसी पावर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई दी गई है, और ये हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अब उसका जो ग्राफ दिखाया गया है, जैसा कि आपको पता है कि रजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज और करंट जो होते हैं सेम फेज में होते हैं, लेकिन ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, ये फाई जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, कास फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कास फाई। ठीक। रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है, वो क्या होता है, यूनिटी होता है। अर्थात रजिस्टिव सर्किट में इकाई पावर फैक्टर होता है। ठीक, ये हमारा तो रजिस्टिव सर्किट हो गया। अब अगला हमारा आता है लैगिंग पावर फैक्टर। क्या होता है लैगिंग पावर फैक्टर? लैगिंग पावर फैक्टर में जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा है ये हमारा एसी सोर्स सप्लाई दिया गया है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे ये एसी सोर्स ऑफ सप्लाई दी गई है इसमें। ठीक, और ये हमारा है इंडक्टर है, इसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो लैग करता है। अर्थात जो वोल्टेज की शुरुआत होती है यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से, और ये वोल्टेज क्या हमारा, करंट क्या हमारा 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री के आसपास क्या है, लैग कर रहा है। अर्थात क्या हमारा 90 डिग्री पीछे है, जिसको आप ग्राफ के माध्यम से इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी आगे ये हमारा साइन वोल्टेज हो गया। 1 सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री क्या आ रहा है, करंट पीछे है, ये करंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक, ये होता हमारा इंडक्टिव सर्किट में ऐसा होता है। ठीक, अब अगला एक हमारा है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें कैपेसिटी लगा होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है। इसमें ना तो इंडक्टर होता है ना रजिस्टर होता है। इसको वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है फार्मूला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो करंट होता है वो लीड करता है। अर्थात करंट आगे होता है, वोल्टेज क्या होता है हमारा, पीछे होता है। करंट आगे होता है और वोल्टेज क्या होता है हमारा, पीछे होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें दिख रहा है कि वोल्टेज आगे है, सॉरी करंट आगे है, और वोल्टेज क्या है, करंट आगे है। देखिए करंट की शुरुआत इस पॉइंट से हो रही है, जबकि वोल्टेज क्या है, आपको इसकी समझने के लिए यहाँ पे ऐसे देखिए, ये ऐसे शुरुआत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी करंट क्या, करंट की शुरुआत पहले से हो चुकी है, और वोल्टेज की शुरुआत क्या है, बाद में हो रही है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज का होता है 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, अब इसको हम एक बड़े ग्राफ में दिखाते हैं, आपको बहुत सारे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, समझिए इस बात को। ये हमारा प्योर रेजिस्टेंस होता है। इसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, ना तो इंडक्टर होता है, ना ही कैपेसिटेंस होता है। इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। यहाँ पे यानी कि ओरिजिन पॉइंट वी और करंट का दोनों सेम होता है। ठीक, ये हालांकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इसमें अधिक होता है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें कम है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम फेज में दिखाया गया। यहाँ पे इनकी वोल्टेज और करंट क्या है, ये वोल्टेज का है और ये करंट का है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। इनके बीच में कोई फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, अर्थात कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी डिग्री का अंतर नहीं होता है। अगला हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या है, इसको सोर्स ऑफ सप्लाई से इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है। ये हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई है, ये वोल्टेज का सोर्स है, वोल्टेज का ग्राफ हमारा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके देखिए यहाँ पे। अब ये क्या है, वोल्टेज हमारा क्या आगे है, जबकि ये हमारा क्या है, करंट क्या है हमारा पीछे है। इसका देखिए यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है इसे। ठीक, ये वोल्टेज हमारा आगे है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और वोल्टेज का क्या हमारे पे आगे दिखाया गया है, और करंट क्या है हमारा पीछे है। ठीक है, ये वोल्टेज आगे है और करंट हमारा क्या है, पीछे है। अर्थात 90 डिग्री वोल्टेज क्या करता है, इसमें लैग करता है। जैसे कि पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक दैट मोटर उपकरण होते हैं, मोटर होता है आपके घर में, मिक्सर लगा होता है, टीवी होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी क्या करते हैं, इंडक्टिव पे काम करते हैं, इंडक्टेंस पे कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। ठीक, अगला है प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में आप देख रहे हैं यहाँ पे किसको, प्योर कैपेसिटी होता है। इसमें ना तो इंडक्टेंस होता है और ना ही प्योर रेजिस्टेंस होता है। इसको केवल कैपेसिटर होता है इसमें,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या है हमारा पीछे है और करंट हमारा क्या है आगे, करंट आगे है। वोल्टेज हमारा क्या है, करंट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि वोल्टेज ग्राफ क्या है थोड़ा सा पहले से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो हमारा है, करंट क्या है 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या हमारा लैग कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। और प्योर इंडक्टेंस सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, और करंट क्या करता है हमारा, लैग करता है। और कैपेसिटेंस सर्किट में क्या करते हैं हम लोग इसको, करंट लीड करता है और वोल्टेज हमारा क्या करता है, लैग करता है। यानी कि करंट क्या होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है और वोल्टेज करंट से क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। ठीक, अब हम आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टिव सर्किट का एक ग्राफ बना हुआ है। फाई का मान क्या होता है, पे जीरो होता है। फाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो है, क्योंकि कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक, अर्थात ये हमारा क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक, और ये हमारा है इंडक्टिव सर्किट का ग्राफ। यहाँ पे क्या दिया है, वोल्टेज आगे है, करंट क्या हमारा पीछे स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। क्या, सॉरी, वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज यानी कि आगे है, इसे क्या कहते हैं, करंट क्या करता है, पीछे है, इसलिए क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है, इसीलिए क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, हमारे लीडिंग पावर फैक्टर होता है। जैसा कि हमारे लिए जो बेस्ट होता है लैगिंग पावर फैक्टर, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोटर, जनरेटर, उपकरण, इंडक्टर होता है, इंडक्शन कुकर होता है, सभी जितने भी होते हैं किस पे काम करते हैं, इंडक्टिव सर्किट पे कार्य करते हैं। ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर जिसके कास फाई का मान यहाँ पे होता है, कास फाई का मान बिलो होता है। और ये इंडक्टिव सर्किट में कास फाई का जो वैल्यू होता है ये हमेशा 1 से 1 से क्या होता है हमारा, बिलो होता है, अर्थात 1 से नीचे होता है। 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.6 हो गया। ठीक, नियर अबाउट जो सबसे बेस्ट होता है, नियर अबाउट 0.7 to 0.8 to 7 के बीच में सबसे बेस्ट होता है। 0.9 नहीं हो पाता क्योंकि इसमें लॉसेस होते हैं, इसी कारण क्या होता है, इसमें लॉसेस होने के कारण 0.9 नहीं हो पाता है। ठीक, और हमारा कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक, आगे हम समझाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है रेजिस्टिव सर्किट में क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस का है, और ये हमारा सॉरी ये आईएम, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस का दिखाया है। ये हमारा रेजिस्टेंस ग्राफ दिखाया गया है कि ये हमारा दोनों एक साथ ग्राफ में है। यहाँ पे क्या है, करंट आगे है इंडक्टिव सर्किट में, वोल्टेज क्या है हमारा, सॉरी IC और इसका ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर में, कैपेसिटर सॉरी ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या है, करंट आगे है, वोल्टेज क्या हमारा पीछे है। और इंडक्टिव सर्किट में क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट क्या हमारा पीछे है, इंडक्टर में होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है एक समझाने के लिए पूरा अपरेंट पावर, जिसे बोलते हैं KVA। आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो किस में आती है, KVA में आती है। ठीक, अब क्या होता है कि जो आपका मोटर होता है किलोवाट भी होता है उसमें, और एक KVAR होता है, KVAR जिसे बेसिकली क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर क्या कहते हैं इसको, या मैग्नेटाइजिंग करंट बेसिकली इसको बोलते हैं। KW क्या होता है, हमारा वर्किंग पावर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये हमारा जो पूरा बोतल है, ये हमारा ग्लास है, इसमें क्या है कि जो पूरे जो ग्लास की लंबाई है, ये बेसिकली क्या हमारी KVA सप्लाई दी गई, KVA है इसमें। ठीक है, अपरेंट पावर पूरा इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर। KVA इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट KW स्क्वायर का प्लस KVAR का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये होता है हमारा अपरेंट पावर का फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है कि आपका इसमें ये जो आधी यहाँ तक भरी हुई है, ये हमारा क्या है, बेसिकली KW है, यानी कि वर्किंग पावर है। और ये झाग जो है हमारा क्या है, KVAR को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आगे इसको समझाते हैं आपको कि क्या कैसे किया जाता है। ग्रिड है, क्या हमारा है, ग्रिड है। ठीक, यानी कि जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ पे ग्रिड है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के थ्रू ही कनेक्शन आता है। और आपको पता है कि KVA इक्वल फार्मूला और बताया कि KVA बेसिकली KVA को कहते हैं, अपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ KW भी जाता है और KVAR यानी कि रिएक्टिव पावर भी जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि मोटर के स्टेटर में जो कंडक्टर लपेटा गया होता है, आर्मेचर में जो कंडक्टर लपेटे गए होते हैं, उसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट को उत्पन्न के लिए KVAR की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न नहीं होगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में उत्पन्न नहीं होगा, जिससे मोटर क्या होगा, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा KVAR की आवश्यकता होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, लॉसेस होता है, अर्थात
हमारे पावर लॉसेस होता है, जिससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। कैपेसिटर बैंक क्या करते हैं, बेसिकली पावर फैक्टर को क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि पावर फैक्टर को किस प्रकार से अगर इंप्रूव नहीं होता है तो हमारे जो बिजली का बिल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा आता है। इसलिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। कैपेसिटर बैंक के साथ हम सिंक्रोनस मोटर भी लगाते हैं, फेज एडवांसर भी लगाते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट आपके सामने है कैन पावर फैक्टर बी ग्रेटर देन 1 इफ एस देन हाउ। कहना कि क्या पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक हो सकता है, तो यस, पावर फैक्टर का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। क्यों ऐसे नहीं 1 से अधिक हो सकता है, आपको इस तरीके से समझिए। जैसे कि हमारा क्या है, एक के वाला जो मैंने बताया था, के होता है, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर, और ये हमारा क्या है, किलोवाट वर्किंग पावर इसे बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, kVAR होता है, यानी कि रिएक्टिव पावर करता है। रिएक्टिव पावर क्या करता है, हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए होता है। और ये हमारा kVA होता है, जो सप्लाई होती है इन दोनों के बीच में होता है। अपरेंट पावर वाला फार्मूला मैंने बताया था कि अंडर रूट KW स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, अपरेंट पावर होता है। इस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा सबसे लंबा होता है, ठीक, सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये हमारा जो बेस होता है, बेस का मान अगर अधिक होगा, उसी कंडीशन में हो सका ना। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि अगर 200/100 हो तो ही हमारा 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक आएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई क्या आती है, हमारे घरों में सप्लाई जो आती है वो क्या आती है, kVA में आती है। क्या आती है, किस में आती है, kVA में। इसलिए कभी भी पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं आ सकता। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि कैन वी कम्प्लीटली एलिमिनेट द रिमूव रिएक्टिव पावर इफ एस देन हाउ। कह रहा है कि क्या हम किसी सर्किट से रिएक्टिव पावर, किसी सिस्टम से रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि kVAR को कह रहा है कि क्या हम kVAR को किसी सर्किट से एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका जवाब है एस। लेकिन कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके समझो। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लास है जो हमारा, ये इसमें क्या है कि बियर भरा हुआ है यहाँ तक। अब क्या करिए, झाग जो है धीरे धीरे खत्म हो जाए और फिर इसमें धीरे से बियर की डालें, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरीके से जो हमारा kVAR इसको धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, जो kVA पावर है उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएँ। ठीक, धीरे धीरे kVA पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ाते चले जाएं। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो हमारा पूरी तरह से kVAR क्या होगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी सर्किट से kVAR को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज पावर फैक्टर, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को क्या कहते हैं, जिसे हमारा कहते हैं KW/kVA। ये हमारा क्या कहता है, कोसाइन एंगल कहलाता है। cos phi इक्वल टू KW/kVA। और ये हमारा जो केवल होता है साइंस शेड्यूल में ही हो सकता है। क्या हम अगला तरह के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक हो सकता है, नहीं, पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। kVAR को एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ, kVAR को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ग्रिड के बारे में मैंने बताया, और ये फार्मूला बताया अपरेंट पावर बाबा kVA इक्वल टू अंडर रूट KW स्क्वायर प्लस kVAR स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रिड का हम प्रयोग करते जाते हैं। ये ग्रिड बेसिकली इसमें दिखाया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से जो हमारा है kVAR का मान अगर अधिक हो जाता है तो हमारे पावर लॉसेस होने, इंडक्टिव सर्किट का मान अधिक हो जाए तो हमारे बिजली का बिल अधिक आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रजिस्टिव सर्किट है, तो मान लीजिए हैं कि हम पावर जो AC पावर सोर्स है हमारा कितना है, 5 किलोवाट का है। ठीक है, 5 किलोवाट का है, और इसमें सप्लाई कितनी दी जा रही है, 220 वोल्ट की AC से पावर सप्लाई दी गई है। तो आपको पता है फार्मूला होता है P = VI cos phi। ठीक, जैसा कि पता है आपको कि रजिस्टिव सर्किट में cos phi का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 5 = V का मान कितना है, 220 × I। cos phi का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, cos phi का मान यूनिटी होता है, सॉरी 0 नहीं होता। cos phi का मान क्या होता है, यूनिटी होता है, 0 हो जाएगा, नहीं होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं I का वैल्यू निकालेंगे आपको हम, तो 220/5, यानी ये पावर कितना आएगा, 23 एम्पियर के आसपास आएगा। ये हमारा क्या है, 23 एम्पियर के पास आएगा। यानी कि रजिस्टिव सर्किट में करंट का मान क्या है, 23 एम्पियर। इस समय कोई भी हमारा इंडक्टिव सर्किट नहीं है, ना ही इसमें इंडक्टेंस है, ना ही कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब लेकिन अब हमको बताते हैं, अगर किसी सर्किट में इंडक्टेंस आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करो इस इंडक्टेंस के नाते, इंडक्टेंस के cos phi का मान क्या हो जाएगा, cos phi का मान कुछ चेंज हो जाएगा। सपोज फॉर्मूला P = VI cos phi होता है, VI cos phi। ठीक है, P का मान वही रखते हैं 5 किलोवाट का, V का मान 220 इंटू I का मान कितना, I का मान पता नहीं हमें। cos phi मान लीजिए 0.8 है। इंडक्टिव सर्किट में जैसे मैंने बताया कि लैग करता है,
करंट क्या करती है हमारी, लैग करती है, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। इस कंडीशन में आप देखोगे कि तो आई की जो वैल्यू आएगी, भाग दे देना आप लोग, नियर अबाउट 28 एम्पियर के नियर अबाउट आएगी, 28.3 के एम्पियर के आसपास आएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट का मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, करंट का मान बढ़ रहा है। और रेजिस्टिव सर्किट में क्या देखा, 23 एम्पियर था केवल, यहाँ पे क्या है 28 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर करंट का मान बढ़ गया इस इंडक्टेंस के कारण। इंडक्टेंस के कारण क्या हुआ, 5 एम्पियर करंट का मान बढ़ गया, जिससे आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएगा तो हमें जो कंडक्टर है वो मोटा थोड़ा चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो मोटा कंडक्टर हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर इसी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मोटा कंडक्टर चाहिए तो थोड़ा महंगा, वो भी कास्टली पड़ जाएगा, और हमारा जो बिजली का बिल भी ज़्यादा तेज़ी से आएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगी इंडक्टिव सर्किट में, और हम इंडक्टिव सर्किट में ही बेस्ट करते हैं। अगर ये वही अगर 0.7 हो जाए तो जो करंट का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर ये 0.6 हो जाए तो करंट का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0.9 के आसपास, 0.9 to 0.8 के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि जो कास फाई का मान होता है उसे रखना चाहिए इंडक्टिव सर्किट में 0.8 to 0.9 के बीच में अगर रहता है तो हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट पावर फैक्टर, बेस्ट वैल्यू होता है। लेकिन अगर इससे नीचे होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। नियर अबाउट 30 to 34 एम्पियर, एक अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि 5 किलोवाट की पावर सप्लाई पे अगर ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या होती है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की क्या होती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टैटिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट द मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड पावर सिस्टम लोड्स आर इंडक्टिव। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, हम जानते हैं कि अधिकतर जो पावर इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडक्टिव सर्किट पे ही काम करते हैं, जिसके कारण लैगिंग करंट एंड डिक्रीज द सिस्टम पावर फैक्टर, जिसके कारण क्या होता है, सिस्टम का पावर फैक्टर डिक्रीज होता है और डिसवांटेज होता है पावर फैक्टर में। फॉर द लोड फॉर पावर फैक्टर एंड लोड इंप्रूवमेंट पावर स्टैटिक कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कहते हैं जो स्टैटिक कैपेसिटर होता है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। दो डिवाइस वर्क ऑन द लो पावर फैक्टर, जिसके कारण ये लो पावर फैक्टर पे कार्य करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दिस स्टैटिक कैपेसिटर प्रोवाइड लीडिंग करंट विच द न्यूट्रलाइज, ये क्या करता है, हमारे न्यूट्रलाइज लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे देखिए वैल्यू है, इसको ये इसको पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा है कैपेसिटर को, इसको क्या कर दिया, हमारे आर है, एल है, इसको कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा एडवांटेज क्या क्या होता है इसके। सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटर बैंक लगाने से क्या होता है, लॉसेस आर लो इन स्टैटिक कैपेसिटर। लॉसेस होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, ना ही इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। ये इट कैन वर्क, ये केवल नॉर्मल कंडीशन में ही क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। कह रहा है कि डू नॉट रिक्वायर फाउंडेशन इंस्टॉलेशन, इसके इंस्टॉलेशन के लिए कोई फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं होती। फाउंडेशन की आवश्यकता मतलब क्या होता है कि किसी बेस की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि दे आर लाइट वेट, ये क्या होता है, बहुत ही हल्के होते हैं और ये आसानी से एक स्थान पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। डिसवांटेज क्या क्या कह रहा है, द एज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, इसका जो एज होता है लगभग 8 से 10 साल होता है। जो स्टैटिक कैपेसिटर होता है इसका एज कितना होता है, 8 से 10 साल होता है। अगला इसका डिसवांटेज क्या होता है कि द चेंजिंग लोड वी हैव ऑन ऑफ कैपेसिटर बैंक विच केस स्विचिंग सिस्टम सर्ज, जो जब सिस्टम में ऑन और ऑफ किया जाता है तो क्या होता है इसमें आपका उसकी संभावना सर्ज, यानी कि सर्ज बेसिकली आपको मैंने बताया था कि सर्ज क्या होता है, कि हमारे ये बेसिकली ऐसे ऐसे सर्ज स्पाइक्स जो आते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सर्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हमारे, सर्ज कहलाता है। इस सर्ज आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि द रेटेड वोल्टेज इंक्रीज, अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वंस द कैपेसिटर स्टॉप दे रिपेयरिंग कॉस्टली, अगर एक बार यह ख़राब हो जाता है तो बेसिकली इसे रिपेयर करने में क्या होता है, ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी हम पावर फैक्टर क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगला कह रहा है व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट नो लोड, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जब नो लोड पे ऑपरेट होता है, यानी कि नो विदाउट, इस पर कोई भी लोड नहीं होता है, तो वो ओवर एक्साइटेड होता है। इट इज़ कॉल्ड द सिंक्रोनस कंडेंसर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जब कोई लोड नहीं होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है, तो एक सेकेंड, कह रहा है कि वैन सिंक्रोनस मोटर पे जब कोई भी लोड नहीं होता है तो ओवर एक्साइटेड होता है। ओवर एक्साइटेड कंडीशन में ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। फिर कह रहा है कि वैन ओवर सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड देन प्रोवाइडिंग लीडिंग करंट, जब हमारा सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड में वर्क करता है तो क्या होता है, लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। यानी कि करंट क्या होती है, हमारी आगे होती है, वोल्टेज क्या होता है, हमारा पीछे होता है। ठीक, समझ आई बात।
एडवांटेज जान लीजिए इसके क्या हो, इसकी लाइफ कितनी होती है, 25 साल होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होता है, स्टेपलेस एडजस्टमेंट ऑफ पावर फैक्टर, आसानी से को एडजस्टमेंट किया जा सकता है, नो जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स, इसमें कोई भी हार्मोनिक्स नहीं होती है, ना ही मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, ये फॉल्ट क्या कर सकता है, आसानी से अपने आप में रिमूव कर सकता है, इट इज़ नॉट इफेक्ट बाई द हार्मोनिक्स, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्या रिक्वायर लो मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब डिसवांटेज समझ लीजिए क्या क्या है, इट एक्सपेंसिव, ये क्या होता है हमारा, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, मोस्टली यूजर लार्ज पावर यूजर, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि बेसिकली ग्रिड जो होते हैं, यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है, या इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे पावर फैक्टर, जैसे रास्ते में आते वक्त क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन KVR की वैल्यू कम हो जाती है बेसिकली, तो इससे क्या होता है कि हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, लॉसेस क्या होता है हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है एन एक्सिलरी डिवाइस, ये एक अलग से डिवाइस होती है, यूज टू ऑपरेशन सिंक्रोनस मोटर टू हैव सेल्फ स्टार्टिंग टास्क, ये जो मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग टास्क होता है, नहीं होता है, जिसके कारण जो सिंक्रोनस मोटर का होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर के बेसिक में नहीं जाऊँगा मैं, क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होता है, आपको मैंने पढ़ाया सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अगला कह रहा है कि द प्रोड्यूस नॉइज, ये क्या होता है हमारा, नॉइज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला हमारा फेज एडवांसर क्या होता है, फेज एडवांसर समझिए, फेज एडवांसर ये सिंपल AC एक्साइटर विच इज कनेक्टेड ऑन द मेन शाफ्ट मोटर ऑपरेट विद द मोटर रोटर सर्किट, ये फेज एडवांसर क्या करते हैं, शाफ्ट के साथ हुआ करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं रोटर से पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए इसके शाफ्ट के साथ क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। फेज एडवांसर इज यूज्ड इम्प्रूव पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर, क्या करता है, जो फेज एडवांसर होता है ये पावर फैक्टर के इम्प्रूव करता है, और इसको इंडक्शन मोटर के इंडस्ट्रीज में लगाते हैं। एज द स्टार्टर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर टेक लैगिंग करंट, यानी कि इसमें क्या होता है, करंट आगे होता है फेज विद वोल्टेज से, देयरफॉर पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर इज लो, जिसके कारण क्या होता है इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम हो जाता है। इफ द एक्साइटेशन एम्पियर टर्न, अगर इसका टर्न हो जाता है तो एक्साइटिंग करंट क्या होता है, स्टार्टर वाइंडिंग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज, समझ लीजिए इसका क्या क्या है, लैगिंग होता है KVR रिएक्टिव कंपोनेंट, पावर फैक्टर की रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर सफिशिएंटली रिड्यूस आसानी से कर सकता है। द फेज एडवांसर कैन बी इजली यूज़, इसको आसानी से जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिसवांटेज समझ लीजिए क्या है, यूजिंग फेज एडवांसर इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर द मोटर बिलो 200 हार्स पावर, यानी कि 200 HP से बिलो नहीं यूज़ कर से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इट इन पावर फैक्टर, यानी कि DC सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, कितना होता है, यूनिटी होता है कि क्या होता है, समझते हैं इस बात को। पहले सबसे पहले समझिए कि क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारी क्या है, एक सेकेंड, बैटरी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है, इंडक्टर है, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, यानी कि R हो गया, L हो गया, ये हमारा क्या है, C हो गया, ठीक है। जैसा कि पता है आपको कि जो इंडक्टर होता है DC सर्किट में क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और कैपेसिटर क्या करता है हमारा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, DC सर्किट में जो पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, DC सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी, UNITY, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर में बस इतना ही था आज के लिए, और बाकी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्विच गियर प्रोटेक्शन का MCQ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट है जिसमें 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।